इस वक्त मैं इमारत शरिया फुलवारी शरीफ पटना में मौजूद हूँ और आज हमारे साथ बातचीत के लिए एक ख़ास शख्सियत जिन्होंने दबे कुचले वर्ग की आवाज़ को दूर दूर तक उठाने के लिए पूरी दुनिया में शोहरत हासिल की, हमारे साथ मौजूद हैं भीम आर्मी के संस्थापक और आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, नगीना पार्लिमानी हल्का यानी नगीना लोकसभा सीट से सांसद बने हैं इस बार। मैं बहुत स्वागत करता हूं फिक्र नज़र टीवी पर सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, शुक्रिया। छोड़ फिर का बंदियां, छोड़ फिर का बंदियां, फिदा तू हक पे जान कर, फिदा तू हक पे जान कर, फिदा तू हक पे जान कर। इनकलाब, 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 इनकलाब। इस वक्त रात के तकरीबन 12 बज रहे हैं और आप लोगों की लंबी चौड़ी मीटिंग के बाद ये मौका मुझको मिल सका। आपने सुबह का वक्त दिया, सुबह का जहन बन गया था, फिर आप लौट करके आए। पहला सवाल तो यही है कि क्या सोच करके लौट के आए आप? देखिए, मुझे गाड़ी में बैठते पता लगा कि आपने सेटअप लगा के मेहनत की है और इंतज़ार किया है। तो जहाँ तक मैं अपने निजी जीवन को समझता हूँ, मैं समझता हूँ कि मैं आधा घंटा और लेट अपने रास्ते पर निकल जाऊँगा, लेकिन आपकी मेहनत बेकार नहीं जानी चाहिए। और जो उम्मीद आपने लगाई होगी अपने अपने दिल में, ये इस बात के साथ उम्मीद लगाई थी कि आज ये इंटरव्यू रात में हो जाएगा, तो आपका दिल तोड़ के जो है आगे बढ़ जाना, ये मेरा किरदार नहीं है। ये आपकी मोहब्बत है। मैं समझता हूँ, कोशिश करता हूँ जो मुझसे उम्मीद लगाते हैं मैंने उम्मीदों पर खरा उतरूं। अगर कोई राजनेता, अगर कोई लीडर इस तरह की फिक्र रखता है तो मैं समझता हूँ कि जिसको लोगों की फिक्र हो गई तो वो एक कामयाब नेता है, इसमें कहीं पर से कोई दो राय नहीं है। खास राजनेता लोगों की फिक्र करते हैं। तो पहला सवाल हम लोग यहीं से शुरू करते हैं सर कि इमारत शरिया आप आए और अमीर शरीयत हज़रत मौलाना अहमद वली फैसल रहमानी से काफ़ी लंबी चर्चा आपकी चली। इमारत शरिया आने का मुख्य उद्देश्य और यहाँ का माहौल, वातावरण, हज़रत से मिलने के बाद क्या इस पर आप बोलेंगे, कैसा रहा? मैं फुलवारी शरीफ आया था एनआरसी के आंदोलन में, जब यहाँ पर एक बड़ा आंदोलन जो है सीए और एनआरसी के खिलाफ चल रहा था, उस प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए मैं तब आया। फिर इलेक्शन में आया जब 20 का इलेक्शन हुआ, और आज जो है कुछ चीज़ें जो मुल्क में चल रही हैं जो कि अच्छी नहीं है, और जिसके लिए मैं और मुझ जैसे बहुत सारे लोग फिक्रमंद हैं। भारत एक सेकुलर मुल्क है जो संविधान के आधार पर चल रहा है, और संविधान सभी को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक बराबरी का अधिकार देता है। लेकिन जिस तरह से लगातार मुसलमानों पे, सिखों पे, बौद्धों पे, जैनों पे, उनके धार्मिक तौर तरीकों पे एक अतिक्रमण, आक्रमण किया जा रहा है, मैं ये समझता हूँ कि आज कटघरे में मुसलमान है, लेकिन हमेशा के लिए मुसलमान नहीं रहेगा। अगर आज हमने इस अन्याय को नहीं रोका तो कल ये सिखों के साथ, बौद्धों के साथ, जैनों के साथ, और दलित तो इस लड़ाई को बहुत लंबे समय से लड़ता आ रहा है। तो जब आप किसी को छूट देते हैं तो उसका कुछ खामियाजा भी भुगतना पड़ता है, तो छूट नहीं मिलनी चाहिए। हम भारतीय जनता पार्टी, उनके अलायंस को छूट नहीं दे सकते कि वो संविधान को कुचल के राजकाज करे। इसलिए एक चिंता को लेके, क्योंकि वो बड़े हैं, मेरी चर्चा उनसे हुई कि वो इस नज़रिए पे क्या सोच रहे हैं, और उनका, क्योंकि एक बड़ी लंबी चौड़ी इमारत शरिया की हिस्ट्री रही है। जी जी, मैं समझता हूँ कि आज जो लोग पूरे मुल्क में जितने आलिम लीडरशिप कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो कहीं ना कभी इमारत शरिया से जुड़े रहे बड़े पैमाने पे। तो उनका एक रोल है जंग आज़ादी से लेकर अब तक की इस पूरी जो यात्रा है देश की तरक्की की, आगे बढ़ने की, उसमें उनका एक रोल है। तो वो कितने फिक्रमंद हैं और वो क्या सोच रहे हैं। हालांकि यहाँ के मुझे पता लगा कि वो मेरे बराबर के, मुझसे हो सकता है ज़्यादा, आज की शक्ल पे, जो शक्ल मुल्क की बनी है, उस पर फिक्रमंद है।
तो इसलिए कई घंटे की चर्चा, अगर वो दर्द एक जैसा ना होता तो फिर आपका इंटरव्यू शायद 10 बजे हो जाता। बिल्कुल फिर आपको 12 बजे तक इंतजार न करना पड़ता। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपकी जो बातचीत हुई ख़ास तौर पे इमारत शरिया की जो खिदमात हैं, यानी उसकी जो सेवाएं हैं मुख्तलिफ यानी विभिन्न दिशाओं में, ख़ास करके शिक्षा के लाइन से, समाज सुधार के लाइन से, और तमाम मकतब फ़िक्र यानी तमाम धर्मों को, और धर्म के अंदर भी जो अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट्स हैं उन तमाम को एक करने का जो कोशिश, जो जिद्दोजहद इमारत शरिया कर रही है, और अमीर शरीयत के यानी कोशिश से वो चीज़ें पॉसिबल हो पाई हैं, ये कैसा लग रहा है आपको मौजूदा वक्त में, जबकि तोड़ने की एक अलग किस्म की कोशिश चल रही है? लड़ाओ और हुकूमत करो अंग्रेज़ों की पॉलिसी थी, लेकिन अगर हम अभी प्रैक्टिकली देखें तो नज़र आएगा कि ऐसा कुछ है। आप अग्री करेंगे मेरी बात से? तो कैसा लगा आपको, ये कोशिश कैसी है? तब के अंग्रेजों के खिलाफ भी हम लोग लड़े और अब के अंग्रेजों के खिलाफ भी हम लोग लड़ रहे हैं जी। रही बात कोशिशों की, तो कहीं कम और कहीं ज़्यादा। कोशिशें तो पूरे मुल्क में, क्योंकि जब बुराई है तो अच्छाई भी है, बुरे लोग हैं, बांटने वाले लोग हैं तो जोड़ने वाले लोग भी हैं। पूरे मुल्क में ये तहरीक चल रही है। यहाँ ये तहरीक, क्योंकि हिस्ट्री एक बड़ी है तो यहाँ बड़े पैमाने पे है, बाकी जगह पे छोटे छोटे पैमाने पे, लेकिन चल रही है। ये तहरीकें एकजुट हो जाएंगी तो एक बड़ा इनकलाब जो है मुल्क में आ सकता है, और आज ज़रूरी है उस इनकलाब की। आज ज़रूरत है उस वैचारिक शक्ति की, जिस शक्ति के जरिए ये इनकलाबी काम आगे बढ़े। और क्योंकि बिहार की धरती भी एक क्रांतिकारी धरती है, बिहार की एक हिस्ट्री है खुद में। यहाँ बोध गया भी है, भगवान बुद्ध से जुड़ी भी जो है एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है, और भी बहुत कुछ यहाँ है। यहाँ बिहार ने बड़े बड़े लीडर्स भी जो है राष्ट्रीय स्तर के दिए हैं। तो मैं इमारत शरिया के जो बहुत सारे काम हैं, मुझसे बहुत शानदार काम हैं, मैं उनसे बड़ा प्रभावित भी हूँ। चाहे वो एजुकेशन के सेक्टर में हूँ, चाहे कई चीज़ों को जो है मॉडर्नाइज जो उन्होंने किया उस सेक्टर में हूँ, और जिस तरह से वो फ्यूचर में कुछ करने की इच्छा रख रहे हैं, उससे भी जो है मैं बहुत हद तक जो है सहमत हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जब ये दायरा उनका बढ़ेगा तो इससे एक बहुत बड़ा बदलाव सभी लोगों के लिए होगा। और मैंने उनसे कुछ आग्रह भी किया है, ये मेरी उनकी खुद की बात है, और उन्होंने मुझे विश्वास भी दिलाया कि वो इस फिक्र को और आगे बढ़ाएंगे और इसमें वो बेहतर काम करके दिखाएंगे, ऐसा उन्होंने मुझे विश्वास भी दिलाया। बहुत अच्छा। तो एक सवाल और इस लाइन से एक सवाल और करके फिर मैं आपकी पॉलिटिकल जर्नी पर थोड़ा सा जाऊंगा और बात करने की कोशिश करूंगा। तो यानी अभी जो बिहार, उड़ीसा, झारखंड एंड पार्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल के अमीर शरीयत से आप मिले, इनके जो फादर थे हज़रत मौलाना मोहम्मद वली साहब रहमानी रहमतुल्लाह अलैह, आप CNRC के वक्त की बात बता रहे हैं, उस वक्त वो लीड कर रहे हैं। उनसे भी मिला हूँ। आप उनसे मिले होंगे, क्या डिफरेंस लगा, कैसे लगे चीज़ें, किस तरह प्रोग्रेस हो रही हैं, किस तरह उनकी छोड़ी हुई चीज़ों को ये लेके आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, मैं कंपैरिजन तो नहीं कर सकता हूँ क्योंकि दोनों ही शक्ति बड़ी हैं, लेकिन मैं आपको बस ये कहना चाहता हूँ कि कहते हैं ना कि वो चेला गुरु से अगर एक कदम आगे ना जाए तो फिर ये माना जाए कि गुरु के जो है सिखाने में कुछ कमी रह गई है। उनका जो अपना एक लंबा जीवन है वो शानदार था, और अब जो काम हो रहा है वो भी बहुत शानदार है, तो कोई कंपैरिजन नहीं। इतनी कम उम्र में जिस तरह का जो है बदलाव उन्होंने किया है वो शानदार है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि कुदरत उनको लंबी ज़िंदगी दे और उनके नेतृत्व में बहुत कुछ शानदार काम हो, एक बड़ा बदलाव हो, जो अभी हो रहा है उससे भी बेहतर हो। और हमेशा मैं उनके सलामती की, अच्छे स्वास्थ्य की भी प्रार्थना करता हूँ कुदरत से कि वो स्वस्थ रह के इस काम को आगे बढ़ाएं। अब मैं आप पर आता हूँ, आपके राजनीतिक यात्रा में सबसे बड़ा यानी सबसे बड़ी प्रेरणा क्या रही, और राजनीति में आने का फैसला कैसे आपने किया? अक्सर लोग MLA MP बनने का ख्वाब देखते हैं, वो राजनीति में आ जाते हैं, लेकिन आपने बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी, लोगों ने देखा है। तो इस पर मैं चाहता हूँ कि आप अपने दिल की बात, अपने जज्बात खुद हमारे दर्शकों को बताएं, और मेरे लिए ये बात आप साफ साफ कहें। मैं सारी बातें साफ ही कहता हूँ। मैं बहुत पॉलिटिशियन नहीं, गुड पॉलिटिशियन नहीं हूँ। गुड और गुड में फ़र्क है। जी जी। गुड़ का मतलब अच्छा होता है, और गुड़ का मतलब जो है ना वो
जो तपे तपाए पॉलिटिशियन होते हैं, विरासती पॉलिटिशियन होते हैं, मैं जो कुछ कहना होता है मैं साफ सुथरी, मुझे कोई अच्छा लगता है तो अच्छा कहता हूँ, बुरा लगता है तो बुरा कहता हूँ। हालांकि मेरा जो मजहब है वो मुझे बुरा कहना किसी को नहीं सिखाता, वो कहता है कि बुराई आप में हो सकती है, आप दूसरे को बुरा नहीं कह सकते। तो मैं जब यहाँ आया तो मैं पॉलिटिकल जो अपना थॉट्स है उसको सबको बाहर रख के आया। अगर मैं इस हद में ना होता, इससे बाहर होता, कहीं और इंटरव्यू दे रहा होता, तो मैं उस पर पॉलिटिकल बात आज आपसे बहुत सारी करता। बिल्कुल। लेकिन मैं समझता हूँ कि हर चीज़ की अपनी गरिमा है। जी जी। ना वो पॉलिटिकल है, वो सोशली जो कुछ कर रहे हैं वो बहुत शानदार है। और यहाँ बैठ के मैं पॉलिटिकल बात करके उनको किसी भी तरह की उसमें नहीं डालना चाहता। मेरी कोई भी पॉलिटिकल बात से उनकी अहमियत कम हो, मैं कभी नहीं चाहता। वो बड़े जिम्मेदार हैं, उनके कंधों पर जिम्मेदारी है। बिल्कुल। नगीना लोकसभा सीट से आप सांसद बने। मेरे रिसर्च के मुताबिक 3 हिस्सा जो वहाँ पे आबादी है वो मुसलमानों की है। आपके ऊपर मुसलमानों ने विश्वास जताया। तो मुसलमानों और SC ST के बीच जो एक तरह का संबंध शुरू से जुड़ा रहा, दोनों ये समझते हैं कि शायद हमको दबाया जा रहा है, सप्रेस किया जा रहा है। उसको ठीक करने के लिए, आपस में चीज़ों को बेहतर करने के लिए आप किस तरह कोशिशें करते हैं? देखिए, हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों में जागरूकता पैदा हो। आपके चैनल के माध्यम से मैं नगीना के बहुत जिम्मेदार लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने मेरे ऊपर भरोसा किया। मैं नगीना के लिए फिक्रमंद भी हूँ, लेकिन अभी मैं नगीना में समय नहीं दे पा रहा हूँ क्योंकि लगातार सेशन चल रहे हैं जी। और जिस तरह के हालात हैं, चाहे संभल में हमारे यहाँ हो या अजमेर में हो या और भी बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे मुल्क के हालात बहुत अच्छे नहीं हैं। और क्योंकि मेरे कंधों पर जिम्मेदारी है कि वोट तो मुझे भले ही नगीना के लोगों ने दिया हो, लेकिन जहाँ भी कहीं अन्याय होता है वहाँ जाना मेरी जिम्मेदारी होती है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि नगीना के लोगों का जो उम्मीदें मुझसे उन पर भी खरा उतर सकूँ और मुल्क को जो के प्रति मेरी जो जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारियों को भी मैं पूरा कर सकूं। रही बात उस अलायंस की, तो वो दलित, पिछड़े और मुसलमान, ये इस देश में लंबे समय से अपने अधिकारों से दूर है। जो मुल्क की आज़ादी है वो 15 अगस्त 1947 को वो जो ख्वाब था वो पूरा हुआ जी। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि असल आज़ादी 26 जनवरी 1950 को संविधान के लागू होने के बाद आई। और मैं इसको इस तरह बताता भी हूँ, आप भी अपने जीवन में इसको देखिएगा कि 14 तारीख को 14 अगस्त 1947 को हम लोग यहाँ ब्रिटिश हुकूमत के अंडर में जी रहे थे और यहाँ का जो लॉ था उस समय का, मनुस्मृति, उसको भी सेकंड लॉ के तौर पे वो भी, उसका भी इम्पैक्ट हम लोगों के ऊपर, वंचित तबकों के ऊपर था। 15 अगस्त को हम लोग आज़ाद हुए। तो बड़ा सवाल ये है कि इस आज़ादी से तत्कालिक हमें क्या मिला। सोचिए, आपके जेब में 14 तारीख को 100 रुपये थे, तो 15 तारीख को आज़ाद हो गया आप, तो 16 तारीख को आपकी जेब में कितने पैसे आए होंगे? और सोच के बताओ। कोई आर्थिक बदलाव नहीं हुआ। यानी कि जिसके पास 0 रुपए थे 16 तारीख को उसकी जेब में 0 रुपए थे, जिसके पास 100 रुपए थे उसके पास 16 में भी 100 रुपए थे, जिसके पास 1 गज जमीन थी उसके पास 16 में भी 1 गज जमीन थी, जिस पर 100 बीघे जमीन थी उसके पास 100 बीघे जमीन थी, जिसके पास उद्योग नहीं था, ऐसा नहीं कि 16 तारीख को उसका उद्योग लग गया, जिसके पास नौकरी नहीं थी तो ऐसा नहीं उसको नौकरी मिल गई, जिसके पास रिसोर्स नहीं थे, बिजनेस नहीं था, ऐसा नहीं कि उसको 14 में बिजनेस नहीं था और 16 में बिजनेस मिल गया। तो इस देश में बड़ा बदलाव हुआ जब 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, जिस संविधान ने, मैंने आपको पहले बताया था कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक तौर पे लोगों को बराबरी का एहसास कराया। और उसको एक ये ऐसी फाउंडेशन थी कि कोई किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। अगर कोई किसी के अधिकारों को नुकसान पहुंचाएगा, ऊंच नीच की बात करेगा, किसी को नुकसान पहुंचाने का काम करेगा, किसी को दबाने का काम करेगा, तो उसके फिर आईपीसी के अकॉर्डिंग उस पर कार्रवाई भी होगी, उसको जेल भी जाना पड़ेगा, उसको जेल से बढ़ के भी सजा हो सकती है। इस देश में फांसी की सजा भी मुकर्रर हुई है। तो हर कमजोर
अपने अधिकारों के लिए यूनाइट हो जाए। आज़ादी के 75 साल बाद जब हम देश का इसका एक्सरे करते हैं, हम एनालिसिस करते हैं कि किसने क्या खोया क्या पाया, तो ऐसा महसूस होता है कि इन वर्गों का, चाहे सच्चर कमेटी की रिपोर्ट हो या रंगनाथन, उसके बाद जो है जो आगे बात बढ़ी, या शेड्यूल कास्ट की जो स्थिति है अभी या बैकवर्ड की, वो बहुत आज भी उनके हालात बड़े खराब हैं। उनमें 10% तबका तो अपने पैरों पे खड़ा हो गया है, लेकिन 90% तबका आज भी उसी हालात में है। ना उसके पास खाने को अच्छी रोटी है, ना पहनने को अच्छे कपड़े हैं, ना पीने को साफ पानी है, ना पक्की छत है। और अभी देखो, पिछली जो सरकार है, जो अभी की वर्तमान की सरकार है, वो लंबे समय से कह रही है कि हम प्रधानमंत्री आवास योजना चला के लोगों को मकान दे रहे हैं। यानी कि अगर इस कार्यकाल से पीछे हम जाते हैं तो यानी कि समझिए 65 साल तक उन पर मकान भी नहीं बन पाए। बरसात आती तो कैसे रहते। हम बिहार में बैठे हैं और इससे कुछ ही दिनों पे वो एरिया शुरू होता है जहाँ बाढ़ का प्रभाव आता है, और ये हर साल आता है। हमें पता है कि हर साल ये होना ही है। बहुत घर डूब जाते हैं, लोगों को 3-4 महीने फिर शारीरिक रूप से, जहनी तौर पर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। लेकिन हम पे परमानेंट सोल्यूशन नहीं है उसका, ना गवर्नमेंट कभी करना चाहती है। तो ऐसा लगता है कि इस स्थिति को बनाया गया है, जिनके पास पावर थी उन्होंने बनाया कि अगर ऐसी नहीं बने रहेगी और सब लोग इक्वलिटी की तरफ बढ़ गए तो ये जो उनकी स्थापित पॉलिटिक्स है ये कहीं ना कहीं ढेर हो जाएगी। जैसे कांग्रेस सेकुलरिज्म की पॉलिटिक्स पे करती रही कि भाई ये मुल्क सेकुलर है और अगर हम नहीं रहेंगे तो ये आ जाएंगे, ये रहेंगे तो ये कर देंगे, तो लंबे समय तक उन्होंने राज किया। आज बीजेपी हिंदुत्व के एजेंडे को वो कर रही है, लेकिन हम सब लोग इंसान कब बनेंगे, ये सवाल आज भी बना रहा। अब जाहिर है कि आपने जिन समस्याओं का जिक्र किया, आपने एक एक करके अभी जो मौजूदा वक्त में, मौजूदा हालात में हमारे देश में जिन समस्याओं से लोग जूझ रहे हैं, आपने उन सब का स्लोली एंड ग्रेजुअली, धीरे धीरे जिक्र कर दिया। जो आप नहीं पूछ पाए वो भी मैंने नहीं पूछ पाया वो भी आपने बता दिया, या जो मेरे क्वेश्चन का आगे का हिस्सा था, वक्त को समेटने के चक्कर में मैं था, वो भी आपने बोल दिया। अब इस पर बस एक से दूसरा सवाल करके मैं इस इंटरव्यू को कंक्लूड करूंगा। जिस जगह हम लोग इस वक्त बैठे हुए हैं, इमारत शरिया, वो डिजास्टर के वक्त में राहत रसानी का भी काम करती है, राहत और बचाव का भी बड़ा काम करती है, बाढ़ के वक्त में यहाँ वहाँ। और फिर मैंने आपको बताया कि मिल्लत को जोड़ने का तो इसका एक पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है। यानी एक शिकायत हमेशा रहती है कि मुसलमान हमेशा SC ST या जिन वैसे वर्ग को, जिसको हिंदुस्तान में, मुल्क में हमारे शुरू से दबाया कुचलाया जा रहा है, दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है, उसके साथ हमेशा खड़े हैं। और जब भी यानी उनकी तरफ से आवाज़ दी जाती है तो मुसलमान बड़ी तादाद में खड़े रहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं एक बात हमेशा ये शिकायत रहती है मुस्लिम कायदीन को, या कहा जाए कि जो लीडरशिप है, सच्ची लीडरशिप, उनको ये शिकायत हमेशा रहती है कि SC ST या दबे कुचले वर्ग के जो लोग, वो भी मुसीबत ज़दा हैं, लेकिन वो हमारे पास हमारी मुसीबत में क्यों नहीं खड़े रहते हैं। इससे आप कुछ सहमत हैं या क्या है? मतलब इसको कैसे ठीक, इस मिसकंसेप्शन को, या अगर ये फैक्ट है, कैसे इसको क्लियर किया जाए? फैक्ट तो आप देखिए, आपने किसी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी की आप कह सकते हैं कि किसी की व्यक्तिगत जो है कोई परेशानी में कोई ना खड़ा हो तो आप इसको कह सकते हैं, और व्यक्तिगत हो भी सकता है। सबकी मदद सही समय पर नहीं हो सकती, मैं इससे सहमत हूँ। पहली बात, ये मुल्क इंडिया, भारत है। हम जब इसकी शक्ल, उसका नाम बदलते हैं तो हम अपने आप से दुश्मन की एक बड़ी मदद कर देते हैं। वो भी इसी परसेप्शन को आगे बढ़ा रहे हैं कि ये मुल्क ये है, ये है, ये है, ये बनना चाहिए। और हमारे कुछ साथी भी ना चाहते हुए उनकी मदद करते हुए कहते हैं कि हाँ भाई कुछ ऐसा ही है। NRC का जो आंदोलन था, मैं उसमें अकेला शख्स था जो जेल गया, नॉन मुस्लिम, और 28-29 दिन तक जेल भी गया, जुल्म भी मैंने सहा। और अभी भी जो संभल का विषय है उस पर सबसे पहले जाने वाला मैं ही था। और अभी भी पूरे प्रदेश में 3 तारीख को, मेरे जन्मदिन वाले दिन पे, पूरे प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पे आंदोलन करने वाला हमारी टीम थी। हमारे प्रदेश की टीम ने उसको निभाया। अगर मैं आपको घटना गिनवाने लग जाऊं, क्योंकि आपने सवाल किया है तो सवाल का जवाब देना जरूरी है। NRC के समय इसी बिहार में कई जगह पे, सासाराम से लेके और
मुजफ्फरपुर से लेके बहुत सारे आंदोलन के पॉइंट भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के लोगों ने लगाए। उस समय आज़ाद समाज पार्टी थी, भीम आर्मी थी, मेरे अच्छी तरह से याद है। साइन बाग हो या मुल्क में कहीं भी जहाँ जहाँ आंदोलन हो, केरल, वहाँ भीम आर्मी के लोगों ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अदा किया। जब तबलीगी जमात का मामला आया तो हम मोर्चे पे खड़े थे। जब मौलाना साद साहब का मामला आया तो मोर्चे पे खड़े थे। जब मौलाना करीम सिद्दीकी का मामला आया तो मोर्चे पे खड़े थे। जब अखलाक का, पहलू का, नजीब का इशू आया, हम अपने मोर्चे पे खड़े थे। जब नासिर जुनैद को राजस्थान में से लाके हरियाणा में पीट पीट के मार दिया जाता है तो हमने 3 स्टेट में हर जिला मुख्यालय पर आंदोलन कराया। अभी भी जब भी जहाँ कहीं कमजोरों पर जुल्म होता है, चाहे उनमें मुसलमान हो, सिख हो, किसानों का आंदोलन हो, उसमें हम लोग खड़े थे। ये चीजें मैंने आपको इसलिए बताई कि हर एक आदमी एक जैसा नहीं होता। नहीं, बिल्कुल आपकी छवि तो इस मामले में साफ सुथरी रही, इसलिए लोग आपके साथ हैं। वक्त पे मैं अकेला आदमी था जो खड़ा था। बिल्कुल। यादव समाज के लोगों ने पीट पीट के मार दिया था। मुस्लिम समाज का लड़का था, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जोहर साहब गए, उनके साथ में हजारों दलित समाज के नौजवान गए। ये बातें मैंने आपको इसलिए बताई कि तथ्यविहीन बातें मैं नहीं करता हूँ। पुराने जो लीडरशिप थी उनके समय में अगर कुछ कमी खामियां रही हैं, उन्हीं से सीख लेके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और हम कोशिश करेंगे कि फ्यूचर में ये नाइंसाफ के खिलाफ ये लड़ाई हम लोग मिलकर ही लड़ें। और उम्मीद है कि जब हम एक दूसरे को समझेंगे तो कुछ अच्छे चीज़ें कायम होंगी, और वो जब वो कायम होंगी तो एक ताकत बनेगी, और ताकत के जरिए जुल्म भी रुकेगा और तरक्की के रास्ते भी खुलेंगे। बिल्कुल। तो इमारत शरिया और अमीर शरीयत से आज इतनी विस्तार से गुफ्तगू, बातचीत, वार्तालाप के बाद हमारे साथ आपने इंटरव्यू का भी वक्त निकाला, और ये लंबा वक्त आपने आज यहाँ इमारत शरिया को दिया। अगर मैं पूछूं कि किस सकारात्मकता के साथ आप यहाँ से जा रहे हैं, अगर 2 शब्दों में आप बयान करें कि आज की ये मुलाकात, आज का आपका आना, आप उस मुलाकात के उसको 2 शब्दों में बहुत छोटा करना चाहते हैं, मैं उसको छोटा नहीं करना। समय की कमी की वजह से मैं कह रहा हूँ, आप मुझको यकीन है इस बात का कि आप 2 शब्दों में भी अच्छी बोली बोल जाएंगे। कामयाब रहे। बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ मौजूद थे भीम आर्मी के संस्थापक, नगीना लोकसभा सीट से रुकने पार्लियामान यानी सांसद, और सबसे बड़ी चीज़ ये कि यानी SC ST, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, या जो हमारे मुल्क में, हमारे देश में दबे कुचले लोग हैं, उनकी आवाज़, उनके दर्द को, उनकी पीड़ा को महसूस करके लोगों में उसकी आवाज़ यानी सत्ता तक उसकी आवाज़ को उठाने वाले और मजबूती से लड़ने वाली शख्सियत के तौर पर देश भर में इनको जाना जाता है। मैं आपके कीमती वक्त के लिए आपका दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया। मैं भी आपके लिए और पीछे बैठे आपके दोनों साथियों के लिए, जो कैमरे के पीछे दिखते नहीं है बिल्कुल, लेकिन मेहनत उनकी बराबर होती है, उन सब के लिए कुदरत से प्रार्थना करता हूँ कि आप दीर्घायु, कामयाब हो, और जो काम आप कर रहे हैं उसमें आपको कामयाबी मिले, और आप स्वस्थ रहें, ऐसी जो है मैं प्रार्थना करता हूँ।